साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताओं में मूल कर्तव्य रहेगा। लगभग हमने विशेषताएं पढ़ ली है। आज के बाद एक विशेषता और बचेगी, उसको कल पढ़ लेंगे। उसके बाद हम इनके मुख्य टॉपिक हैं उन पर जाएंगे। हमने मूल अधिकारों को पढ़ा, नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा और अब मूल कर्तव्य पढ़ रहे हैं। केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अभी इनके अंदर की बात नहीं पढ़ी है। ना हमने संविधान में क्या लिखा है मूल अधिकारों को पढ़ा, ना संविधान में लिखे हुए नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा और ना ही आज मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। केवल और केवल मूल कर्तव्य का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हमें संविधान में क्या लिखा है वो समझना चाहिए। तो चलते हैं आखिर में मूल कर्तव्य क्या है। देखो साथियों, अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक तरफ अधिकार है, एक तरफ कर्तव्य है। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक ही माने जाते हैं। ये कहें कि दोनों एक गाड़ी के दो पहिए के समान है, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। वो बात अलग है कि भारतीय संविधान की गाड़ी इस एक पहिए पर भी 1976 तक चली है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जहां अधिकार है वहां कर्तव्य भी है। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है। और यह बात भी सही है कि मनुष्य कर्तव्य की बजाय अधिकारों पर ज्यादा ध्यान देता है। और यही कारण है कि हमारे संविधान में अधिकार तो पहले से ही शामिल कर लिए गए, लेकिन बाद में फिर यह महसूस किया जाने लगा कि मूल कर्तव्य के बिना मूल अधिकार अधूरे हैं। देखो साथियों, हमारे संविधान में शुरू में मूल कर्तव्यों को शामिल ना करने का एक कारण यह भी है कि हम बहुत दिनों तक गुलामी में रहे थे और हमें तो कर्तव्य निभाना ही आता था। अधिकार कहां थे हमारे पास, कहां स्वतंत्रता मिली हुई थी हमें। जो भी करना था हमारे तो हर चीज या तो आदेशों की पालना करो या अपने कर्तव्यों का पालन करो, यही तो आता था हमें। अब जब हमने इतने कर्तव्यों का पालन कर रखा है, करते आ रहे हैं, हमारे रोम रोम में कर्तव्य बसा हुआ था, तो उस समय महसूस ही नहीं हुआ कि कर्तव्यों को भी शामिल किया जाए। और देखो सामान्यतः जो हम देखते हैं विश्व के ज्यादातर लोकतांत्रिक देश हैं, उनके संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। आप अमेरिका का देखो, ऑस्ट्रेलिया का संविधान पढ़ो, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, कनाडा है, मूल कर्तव्य नहीं है। हाँ, जो साम्यवादी देश हैं उनमें जरूर ये कर्तव्य वाली परंपरा देखने को मिल जाएगी। सोवियत संघ को देख लो, चीन को देख लो। सोवियत संघ से तो हमने इनको ग्रहण ही किया है। हमने मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ से ही तो लिया है। और साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्य की परंपरा दिखाई पड़ती है। इसको कैसे समझे, ये साम्यवाद समझने से समझ में आएगा। थोड़ा बहुत समाजवाद हमने समझा दिया है, बाकी चीन की परंपरा को थोड़ा सा कनेक्ट कर लोगे तो समझ जाओगे। और अगर नहीं भी समझते ज़्यादा इश्यू है नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट का सवाल है। सोशल साइंस वाले अपने आप पढ़ लेंगे, या कोई पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट ग्रेड का दे रहा है तो वो उनका काम है। आप केवल सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा इतनी गहराई में जाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि साम्यवाद के अलावा कोई और देश है उन्होंने कर्तव्य नहीं अपना रखे। खूब है, जापान ने अपना रखे हैं। जापान में है मौलिक कर्तव्य। अब यह मुद्दा आता है कि ऐसे और क्या कारण थे कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। एक तो ये कि हमारे यहां पर बहुत सारी विविधता थी, भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता,
जहां संस्कृति एक जैसी रहती वहां का अलग बात है वहां की, और विशेषकर इस भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश में मूल कर्तव्यों की विशेष जरूरत थी, इसलिए एक कारण तो ये विविधता हो गई। एक हम देखेंगे देश की एकता और अखंडता में इसकी आवश्यकता थी, ये भी हमें बनाए रखना जरूरी था हमारे लिए। और ये देखो आप, जो युद्ध जैसी स्थिति हुई थी, हम तो आजादी से ही युद्ध देखते आ रहे हैं भाई, एक युद्ध का कारण भी हुआ, उससे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी। आप देखो 48 है, 1962 है, 1965 है, 1971 है। अभी जब हम मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर रहे हैं तो ये तो बात है 1976 की, लेकिन उससे पहले आप देखो 48, 62, 65, 71 युद्ध ही तो किए हैं हमने। तो जब युद्ध किए हैं तो यहां से ऐसी परिस्थितियां सामने आई उभर कर कि भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती बहुत जरूरी महसूस होने लगी कि ये सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। तो जब आप इनको पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में क्या क्या दिया गया है उनको पढ़ेंगे, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, इससे कनेक्ट कर लेंगे उस समय। और हो सके तो आप ये विशेषताओं वाले टॉपिक के साथ उसको जोड़ के एक साथ पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ो फिर उनको पढ़ना, ताकि अच्छे से समझ में आए। और हो सके तो ये करना, जैसे मैंने नोट्स बनाने का तरीका पहले भी बता रखा है, कि एक तो टैब पे आजकल टैब का प्रचलन हो गया है, जो कि एक अच्छी चीज है, और उस पे नोट्स बहुत व्यवस्थित तरीके से बन सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिना टैब के पढ़ ही नहीं सकते, वो तो एक वैकल्पिक चीज है। आप आर्थिक रूप से आपकी स्थिति अलाउ करती है तो आप उसको खरीदो, नहीं तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो अब एक प्रचलन है तो मैं बता रहा हूं, उसका एक विकल्प है हमारे पास। आप A4 शीट खरीदो, रजिस्टर मत खरीदो कभी भी। पढ़ने के लिए, लिखने के लिए रजिस्टर मत खरीदो। गांव से बच्चा जाता है, जाते 10-20 पहले रजिस्टर, घर वाले साथ जाते हैं उसको छोड़ने के लिए, और मम्मी पापा जो भी गए उसको 2 दर्जन 1 दर्जन पहले रजिस्ट्री खरीद के देके आते हैं। ये लो क्लासमेट के रजिस्टर, बढ़िया वाला अपनी तरफ से बढ़िया देके आते हैं, लाइनदार। तो आप लाइन पे लिखते हो बिना लाइन, वो तो अलग मैटर है। हालांकि आप सिविल सर्विस में जाओगे तो आपको कोरे पन्ने पे लिखने का प्रयास करना चाहिए। ना जाओ तो भी अच्छी बात है, कोरे पे लिखो, लेकिन वो इश्यू नहीं है कि आप कहाँ लिखते हो। लेकिन रजिस्टर तो बंद होता है, एडिट कैसे करेंगे उसमें? हमें एडिट करने हैं नोट्स। आज आप यहां पढ़ रहे हो, आपको कल दूसरी जगह से कोई मटेरियल मिलता है, आपको लगता है कि वो मटेरियल अच्छा है, उसको इसमें शामिल करना है। कैसे करोगे? रजिस्टर तो भर गया। तो आप पन्ने खरीदो, पन्नों को जो ये रजिस्टर वगैरह बनाते हैं वहां से उसमें छेद करवा के ले आओ, और पन्ने लिखो, और जहां भी लगे कि एडिट करना है वो पन्ना वहीं जोड़ दो रजिस्टर में। स्पाइरल खरीदो, बंद रजिस्टर मत खरीदो, जो स्पाइरल मार्केट में आ रहे हैं उनको खरीदो। जहां जरूरत पड़े वहीं पन्ना लगा दो, बन गया टैब। टैब में यही तो है कि एडिट करना आसान है। कोई चीज डिलीट करनी है, हटानी है, उसको मिटाना है, नया लिख दिया, नया पेज क्रिएट हो गया, यही तो है उसमें। तो हो गया ना अपना। तो जो 10-20 हजार में, 50 हजार में आप ला रहे हो टैब, वो बन गया ना 100 रुपए में हमारा टैब घर का। तो ये तरीका अपनाओ। आज जो लिख रहे हो आप, इसी जगह पे आप, जब हम इन मौलिक कर्तव्यों को विस्तार से पढ़ाएंगे, उनको यहीं पे लिखना, एडिट कर लेना, या पहले ही पन्ने छोड़ लेना, जैसे भी करो। तो चलो, ये 3 ऐसे कारण हुए कि हमें मूल कर्तव्यों को शामिल करना पड़ा। भारतीय संविधान जो था, मूल संविधान, उसमें ये कर्तव्य नहीं थे। 1950 में नहीं थे, हमें पता है। जब बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, तो नहीं थे। लेकिन कब लागू हुए, कब इनको शामिल किया गया? 1975 में चलते हैं, जून 1975। तारीख भी मान लो तो 25 जून, सब जानते भी होंगे शायद, बहुत फेमस है, विवादित भी है। आंतरिक अशांति के नाम पे इस दिन आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस दौरान, किस दौरान?
1975 से 77 के दौरान, शायद मार्च 77 तक ये चला था आपका आपातकाल। जब ये टॉपिक आएगा तो लिखवा देंगे डेट वगैरह भी। इस दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह, इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम हो गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्यों गठित की गई? इसको काम दिया गया कि संविधान में संशोधन की जरूरत है बहुत बड़े स्तर पर। कहां कहां संशोधन करें, आप सुझाव दो। देखो, कोई भी सरकार है, कोई भी काम करवाना होता है, समितियां ही गठित की जाती है। ना तो कोई प्रधानमंत्री अकेले अपने स्तर पर इतना बड़ा होमवर्क कर सकता है, ना ही कोई मंत्री कर सकता है। हर काम के लिए कमेटी गठित करनी पड़ती है, और कमेटी को सरकार के द्वारा निर्देश दे दिए जाते हैं, इस तरह का आप जो भी है इस टॉपिक पर आपको सुझाव देने हैं, वो वहां से सुझाव मिलता है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दे दिए कि संविधान में क्या क्या संशोधन करना है। उस सुझावों के आधार पर 42वां संशोधन हुआ 1976 में, और इतने बड़े स्तर पे संशोधन हुए। आज तक के इतिहास का अपने भारतीय संविधान में सबसे बड़ा संशोधन कोई है तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे संशोधन हुआ, तो इसको लघु संविधान की भी संज्ञा दे देते हैं। ये तो अपने आप में एक छोटा संविधान ही है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गई 1975-76 की बात। अब बात ये आती कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में क्या सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ लो। समिति ने क्या सुझाव दिया कि कितने मूल कर्तव्य जोड़े जाएं? 8। और क्या किया जाए? मूल कर्तव्यों की अगर कोई पालना ना करे तो उसमें क्या कर दो, उसको दंड दे दो। दंड का प्रावधान भी किया जाए। ये सिफारिश की है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई है। वास्तविकता क्या है वो आगे पढ़ेंगे। ये भी कहा कि जो कर है, टैक्स देना है, वो नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, ये अनिवार्य होना चाहिए। अब तत्कालीन सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव को देखा और कुछ परिवर्तन के साथ 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन हुआ और एक भाग जोड़ा गया संविधान में, नया भाग जोड़ा 4K या 4A लिख सकते हो। और इस भाग 4K में एक नया अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 51K। 4A लिख सकते हो, 51A लिख सकते हो, जो मर्जी में आए वो लिख सकते हो, हिंदी या इंग्लिश। अब 51K जोड़ दिया तो इसमें कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए? इसमें कर दिए 10 कर्तव्य शामिल। कितने बताए थे? 8। शामिल कितने हो गए? 10। यहां से इस तरह के प्रश्न खूब आते हैं। देखो, सबसे ज्यादा तो एक प्रश्न ये आता है, डीपीएसपी और कर्तव्यों के बारे में तुलना करवाई जाती है। प्रश्न में ऑप्शन जो 4 होते हैं उसमें से या तो 3 डीपीएसपी दे देंगे और 1 मूल कर्तव्य पूछेंगे, या निम्न में से कौन सा डीपीएसपी नहीं है ये पूछ लेंगे, या 3 कर्तव्य दे देंगे ये पूछ लेंगे निम्न में से, और चौथा उसमें डीपीएसपी डाल देंगे और कहेंगे कि निम्न में से कौन सा कर्तव्य नहीं है। स्टूडेंट के सामने ये समस्या होती है, बहुत सारे सिलेबस में उलझा हुआ होता है स्टूडेंट, वो सारी चीजों को पढ़ा हुआ उसका होता है, टोटल चीजें उसने पढ़ रखी है बहुत अच्छे से, लेकिन बहुत सारा सिलेबस कवर कर रखा है, कॉन्सेप्ट समझा नहीं, बस केवल रट रखा है। तो उसको एक एक लाइन, जो 4 ऑप्शन उसके पढ़े हुए हैं, अब कंफ्यूजन ये हो गया कि उसमें एक कैसे सही करें, चारों ही पढ़ रखे हैं। ऐसी स्थिति को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा,
उसकी भाषा को पकड़ो। अगर हमने डीपीएसपी को समझ लिया तो उसको समझ जाएंगे कि ये तो राज्य का कर्तव्य है, नागरिक का नहीं है। तो एक तो ये, और एक जितने भी कर्तव्य हैं, जैसे अब वर्तमान में 11 हैं और आप उनको 36 से 51 तक डीपीएसपी पढ़ते हो, अनुच्छेद 36 से 51 में, इनको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना कि कौन सा डीपीएसपी है, कौन सा कर्तव्य है। यहां से एक प्रश्न पूछे जाने की बहुत बड़े दिन, बहुत लंबे टाइम से परंपरा सी बनी हुई है, ऐसा कठिन सवाल यहां से आता है। चलो हो सकता है आगे ना आए, तो क्या आ सकता है? ये सवाल तो बहुत बार आ लिया कि मूल संविधान में जो भाग 4 क है जब जोड़ा गया, या अनुच्छेद 51 जोड़ा गया 1976 में, तो कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो हम आंसर दे देते हैं 10। एक कब शामिल किया गया? हम लिख देते हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ये सब ने रट रखा है। हो सकता है बहुत कॉमन क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हमें थोड़ा सा हटके भी याद करना है। तो अब हमें ये इसकी सिफारिशों को देखना होगा थोड़ा थोड़ा सा, कि जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसने क्या क्या सिफारिश की थी। तो इसने 8 मूल कर्तव्य बताए थे। अच्छा उधर ही है, 8 मूल कर्तव्य बताए थे समिति ने कि 8 को शामिल कर लो। इसने तो ये भी कहा था टैक्स को भी कंपलसरी कर दो। इसने ये भी कहा था कि दंड का प्रावधान भी कर दो अगर कोई इनका पालन ना करे तो। अब आपने ये पढ़ा नहीं है, आपने केवल संविधान पढ़ा है। संविधान में ये बात लिखी हुई नहीं है कि स्वर्ण सिंह समिति ने क्या क्या सुझाव दिया। अब प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन से गलत हैं। आपने देखा उसमें कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए, नंबर 1 पे दिया हुआ है। आप उसको तुरंत ये कहोगे ये तो गलत है ही, 100% गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो 10 जोड़े गए थे। आपको तो पता है, अच्छे से रट रखा है आपने। तो दूसरा ऑप्शन दे दिया कि इनका पालन करना जरूरी है, नहीं तो दंड मिलेगा। आप कहोगे ये भी गलत है। उसमें कह दिया टैक्स देना पड़ेगा ना, कर्तव्य, ये कंपलसरी कर्तव्य है। आप कहोगे ये भी गलत है, हमने पढ़ा ही नहीं है। अब उसमें ऑप्शन पूछा जाएगा, तीनों सही हैं, तीनों गलत हैं, 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 गलत हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप उसमें गलती करके आओगे, संभावना ज्यादा है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो फिर कोई समस्या हमें नहीं आएगी। तो ये स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिए, लेकिन सरकार ने इसको कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया और 10 मूल कर्तव्य शामिल किए। 11वां हमने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में जोड़ा। एक बात और याद रखनी है हमें, जो कर्तव्य है वो केवल और केवल नागरिकों के लिए है। अधिकार पढ़े हैं आपने, अधिकार में आप पढ़ोगे कि ये अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, ये अधिकार सभी के लिए है। अब दिमाग में वही प्रश्न आ जाएगा, आपने ये तो पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमें डिसीजन 1 मिनट से भी कम समय में लेना होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि हाँ ऐसा होता है। अब मान लो पूछ लिया जाए इसी से संबंधित, कोई कर्तव्य संबंधित ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जिसमें ये पूछ लिया जाए कि ये नागरिकों के लिए है, ये विदेशियों के लिए है, ये दोनों के लिए है, या ये डाल दे कि कुछ कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, कुछ विदेशियों के लिए है। आप तुरंत उसको टिक कर दोगे, क्योंकि आपने तो संविधान उसमें मौलिक अधिकारों में पढ़ रखा है। वहां पर जो ये गलतियां होती है ना, ये गलतियां तभी रुकेगी हमारी जब हम बार बार रिवीजन करेंगे। गलतियों की रोकने का एक ही तरीका है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। चाहे आपको 10 बार करना पड़े, 5 बार करना पड़े, 20 बार करना पड़े, आप रिवीजन करो। आप अपनी क्षमता को पहचानो, क्षमता के अनुरूप रिवीजन करो। हो सकता है आपका दोबारा रिवीजन करते ही याद हो जाता है। आपको एक बार पढ़ लिया, 2 बार रिवीजन, दूसरी बार रिवीजन हो गया, तो आप 4-5 बार रिवीजन कर लो।
अगर आपको 5 बार में याद होता है, 100% याद होता है 5 बार में, तो आप 8-7 बार रिवीजन कर लो, क्योंकि रिवीजन को बंद मत करो। और मैं तो कहता हूं 100% याद होता ही नहीं है। आप जितनी बार भी अपने नोट्स का, आपने 10 बार रिवीजन कर लिया, 11वीं बार भी उसका रिवीजन करोगे तो आपको कोई ना कोई ऐसी लाइन उसमें जरूर मिलेगी कि ये लाइन तो शायद मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। क्योंकि हर बार हमारा ध्यान उन बिंदुओं पर जाता है जो हमें महत्वपूर्ण लगते हैं। हम हर लाइन को महत्वपूर्ण समझते ही नहीं है। हमारा ध्यान तो वहीं जाएगा या तो कोई प्रश्न पूछा गया या टीचर ने बताया या निशान लगा लो ये इंपॉर्टेंट है, वहां ध्यान जाता है। तो जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार ही कोई ना कोई नई लाइन को याद कर पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव वगैरह क्लियर करते रहो, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे तो उससे एक अच्छा सा पढ़ने का तरीका और अच्छा समझ में आता है कि अच्छा इस तरह के प्रश्न भी आते हैं तो इस तरह भी पढ़ना चाहिए। तो ये था। और बात यह है कि ये वाद योग्य है, जैसे हमने डीपीएसपी को पढ़ा कि ये वाद योग्य नहीं है, मूल अधिकारों को पढ़ा कि ये वाद योग्य है, न्यायालय में जा सकते हैं उनके लिए। तो इनके बारे में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है संविधान में। न्यायमूर्ति श्री वेंकट चेलैया ने एक मामले में स्पष्टीकरण जरूर किया था इस मामले में कि देखो, संविधान यदि मूल अधिकारों को लागू करने योग्य घोषित नहीं करता है तो वह उन्हें अप्रवर्तनीय भी घोषित नहीं करता है। यानी प्रवर्तनीय घोषित नहीं करता है तो अप्रवर्तनीय भी नहीं करता है, मतलब ये कह सकते हैं कि मौन है। तो इस मामले में बस थोड़े से आप ये 10-5 लाइन लिख लेते हैं, हम लिख लो और उसके बाद अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आप लिखो, हेडिंग डालो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, लिखना शुरू करो। सामान्यतः विश्व के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों में मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं है। साम्यवादी देशों के संविधान में मूल कर्तव्यों की परंपरा दिखाई देती है, जैसे सोवियत संघ, चीन आदि। अब तो सोवियत संघ नहीं है तो उसको भूतपूर्व सोवियत संघ लिख सकते हो। हाँ, यह भी नहीं है कि साम्यवादी नहीं है तो आपका मूल कर्तव्य नहीं मिलेंगे। भारत साम्यवादी थोड़ी है, फिर भी मूल कर्तव्य है। जापान को देख लो, मूल कर्तव्य है, और भी देशों में होंगे, ताकि इतना हमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। अब बात यह है कि भारतीय संविधान में इनको क्यों अपनाया गया, तो उसमें लिखो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को इसलिए अपनाया गया क्योंकि यहां पर सांस्कृतिक, नंबर 1 डालकर, यहां पर सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता थी। नंबर 2, देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए सक्रिय नागरिकों की सहभागिता जरूरी थी। नंबर 3, युद्ध से ऐसी बहुत सी परिस्थितियां उभर कर सामने आई कि भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ता बहुत ही आवश्यक थी। ये 2-3 कारण हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी, तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में
आवश्यक संशोधन करने के सुझाव के लिए एक समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट, इस समिति के सुझावों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया, जिसमें बहुत से संशोधन किए गए। इसलिए इस संशोधन को, यानी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। खूब आया हुआ है प्रश्न। और देखो, 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, ये अपने आप में इतना बड़ा है कि जब हमारे समय में जब हम परीक्षा देते थे तो हमने तो एक ऐसा सीधा सा तरीका अपना रखा था। आज के दौर में वो हो सकता है फिट ना बैठे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, और प्रश्नों की गहराई में भी ज्यादा जाता है एग्जामिनर। उस समय हमने क्या तरीका अपना रखा था कि मुश्किल से हम 10-5 संविधान संशोधन याद रखते थे। जैसे 61वां संविधान संशोधन पढ़ाया हुआ है, 52वां संविधान संशोधन पढ़ लिया, 7वां संविधान पढ़ लिया, पहला संविधान संशोधन पढ़ लिया। ऐसे 10-5 जो किसी पर्टिकुलर एक ही चीज से संबंधित थे, उनको तो हमने याद रख रखा था। और इसमें इतने सारे प्रावधान थे कि इतना याद करना संभव नहीं है। तो हम तो ये देखते थे कि वो जो हमने याद कर रखे उनमें से अगर प्रश्न नहीं है तो हम तो फिर सीधा उत्तर आंख बंद करके 42वां संविधान संशोधन कर देते थे, और लगभग 80-90% वो सवाल सही हो जाता था। मैं ये बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप ऐसा करना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि हम ऐसा करते थे। ये सब इतना बड़ा है कि इसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो फिर इतनी तैयारी कर नहीं सकते कि हर चीज की डिटेल में इतना चले जाएं, और डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो एग्जामिनर ऐसी जो बात को प्रश्न में डालेगा जो चर्चित कम है या उससे पहले परीक्षा में नहीं आई है, तो आपने वो पढ़ नहीं रखी है, क्योंकि पूरा तो पढ़ नहीं रखा। और नहीं पढ़ने के कारण फिर आप क्या करोगे, तो सवाल को छोड़ोगे। तो हमने ऐसा ये ऑब्जेक्टिव क्लियर कर करके ऐसा अनुभव ले लिया था उस समय कि अगर हमने जो याद कर रखा है उसमें से कोई बात संविधान संशोधन की नहीं है तो फिर वो 42वें में मिलेगी, ऐसा हमने कर रखा था। बाकी हम तो डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और गहराई से पढ़ेंगे, तो आपके सामने ऐसी समस्या नहीं आएगी, इसका मैं प्रयास करूंगा। देखो नेक्स्ट, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया गया था तथा इनकी अनुपालना न किए जाने पर दंड के प्रावधान की सिफारिश भी की गई थी तथा कर अदा करने को भी नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल करना बताया था। नेक्स्ट, लेकिन तत्कालीन सरकार के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव में कुछ परिवर्तन के साथ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक नया भाग 4 क और एक नया अनुच्छेद 51 क जोड़कर कुल 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। नेक्स्ट, बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी शामिल किया गया। कौन सा था, ये सब आगे पढ़ेंगे। एक बात और लिख लो, ध्यान रहे मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। नेक्स्ट, एक लाइन और लिख लो, न्यायमूर्ति श्री वेंकट चेलैया ने एक मामले में स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि संविधान
यदि मूल कर्तव्यों को प्रवर्तनीय घोषित नहीं करता है तो वह उन्हें अप्रवर्तनीय भी घोषित नहीं करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।